जो केएसपी के न्यूमेरिकल्स का केस 1 हमने डिस्कस किया था, तो उस केस 1 में ये होता था कि हमको सॉलिबिलिटी जो है वो दी जाती थी और हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करना होता था। ये जो केस 2 है केएसपी के न्यूमेरिकल्स का, ये थोड़ा डिफरेंट केस है कि जिसमें आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया जाएगा और आपने सॉलिबिलिटी फाइंड करना होगा। यानी सेकंड जो केस है वो यूं है कि कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी, जो कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी फ्रॉम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से सॉलिबिलिटी निकालने को कहा जाए, यानी केएसपी आपको गिवन होगी और आपसे सॉलिबिलिटी फाइंड करने को कहा जाएगा, तो आप केएसपी से किस तरीके से सॉलिबिलिटी यहाँ पे फाइंड करेंगे, हमारा जो डिस्कशन है वो इस चीज के ऊपर है। तो कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी फ्रॉम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। केस 1 का ये बिल्कुल ऑपोजिट केस है। अगर आप याद कर रहे हैं, जहन में आ रही बात आपके, तो केस 1 में ये होता था कि आपको सॉलिबिलिटी दे के सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करने को कहते थे। यहाँ पे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दी हुई है और सॉलिबिलिटी जो है वो आपको फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो केस 2 के कंपैरिजन में ये एक बिल्कुल डिफरेंट केस है जिसको कि हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अच्छा, 3 स्टेप्स में ये कैलकुलेशन होगी, सिंपल स्टेप्स हैं। मैं चाहूंगा कैलकुलेशन स्टार्ट होने से पहले आपके पास कैलकुलेटर्स होने चाहिए। 3 स्टेप्स में इसकी कैलकुलेशन होंगी। जो सबसे पहला स्टेप इसको कैलकुलेट करने का होगा वो ये होगा कि हम रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग बैलेंस्ड इक्वेशन जो कि आपको गिवन की जा रही होती है, और उसको यूज करते हुए हमने वहां पे बनाना है स्टैंडर्ड एंड जनरल रिलेशन। हमने स्टैंडर्ड एंड जनरल रिलेशन जो है वो बनाने हैं बैलेंस्ड इक्वेशन को यूज करते हुए। पहला स्टेप हमारे पास ये होगा। अब ये स्टैंडर्ड और जनरल रिलेशन बिल्कुल वैसे ही बनेगा जिस तरह हम उसमें करते थे, केसी के न्यूमेरिकल में करते थे कि स्टैंडर्ड रिलेशन बनता था, जनरल रिलेशन बनता था। तो उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास पहले स्टेप में काम होगा कि आप जो है वो बैलेंस इक्वेशन यूज करके स्टैंडर्ड एंड जनरल रिलेशन पहले स्टेप में यहाँ पे बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, वो सेकंड स्टेप जो होगा वो ये होगा कि इस स्टेप में हम केएसपी का एक्सप्रेशन यूज करके, केएसपी एक्सप्रेशन सबको बनाना आता है, प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ। केएसपी का एक्सप्रेशन यूज करके हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकाली जाएंगी। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास ये काम होगा। अब ये कैसे निकलेगा हम इस पर बात करेंगे। तीसरे स्टेप में जो काम होगा वो काम ये होगा कि हम x की वैल्यू को यूज करते हुए सॉलिबिलिटी जो है वो यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 जो होगा वो हमारे पास इस तरीके से होगा कि फाइंड सॉलिबिलिटी यूजिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यूज करके जो है हमने यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में सॉलिबिलिटी जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है। हमने इस तरह से काम करना है। अब ये काम किस तरीके से होगा हम उसी पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये 3 स्टेप्स किस तरह से इम्प्लीमेंट करने हैं हम उस पर बात करते हैं। मैं पहले एक क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक का है वो आपको करवा रहा हूँ, एक नज़र हम उसको देख लेते हैं कि क्या कहानी है। उसके बाद जो है ना फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप रख के किस तरह से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। अच्छा, इसमें जो पहला स्टेप है उसमें कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल रेशो से सॉल्व होगा। ठीक है, जो दूसरा स्टेप है उसमें कोई फॉर्मूला इस्तेमाल, उसमें केएसपी का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हुए हमने काम करना है। सही है। जो तीसरा स्टेप है उसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। एक्स की वैल्यू यूज करते हुए सॉलिबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये रिलेशन यूज करेंगे। ये रिलेशन या फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। यानी स्टेप नंबर 2 में जो आपको x की वैल्यू मिलेगी, अगर आप उस x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर मास से, तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करने के नतीजे में आपको वहां पे उसकी जो है वो सॉलिबिलिटी वहां पे मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपने जो है ना वो इस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करते हुए जो है ना वो इनकी सॉलिबिलिटी वगैरह यहाँ पे फाइंड करनी है। ये इसका तरीका है। तो जस्ट 3 स्टेप्स की कैलकुलेशन है और उन 3 स्टेप्स को यूज़ करते हुए जो है वो आपने इस पर सारे के सारे वो वर्कआउट करने हैं और ये बड़े आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। स्क्रीन ग्रीन हो गई है शायद के पास। स्क्रीन और किसी को सही आ रही है या मसला आ रहा है? या अल्लाह, क्या मसला आ रहा है? ग्रीन हो गई है। वेट वेट वेट,
फुली ग्रीन कैसे हो गई ये? अब चेक करें, अब सही हुआ? वेट, अच्छा सही हो गया था, एक मिनट रुक जाए। अब चेक करें, अब सही हुआ? सही हो गया, ओके ओके ओके। जूम वाले भी बोल देंगे बस करो, अब बच्चों की जान लेनी है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसे ही बोलना चाह रहे हो। चलें, अच्छा सही हो गया ना। तो चलें फिर, अब फिर आगे हम अपना काम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं, काम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास देखें ये 3 स्टेप्स की कैलकुलेशन है। फिजा के पास सही नहीं हुआ, अगेन ग्रीन, या अल्लाह। वेट, क्या मसला है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं देखता हूँ। इन 3 स्टेप्स को यूज करते हुए जब हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे तो मैं एक न्यूमेरिकल से बगादा इस पे वर्किंग करवा के आपको दिखाता हूँ, जरा देखें। क्वेश्चन आपके पास ये है, द सॉलिबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला हम लिखते थे PbI2। Pb लेड का सिंबल है, साथ में आयोडीन लग गया, तो आपके पास लेड आयोडाइड का फॉर्मूला है PbI2। ठीक है, तो फॉर्मूला इस तरह से चल रहा है कि द सॉलिबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड इज 0.29 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास, बल्कि एक मिनट, ये KSP से निकालना है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड इज 1 एक्सपोनेंट -9 मोल क्यूब पर DM9 and its molecular mass is 461 AMU. Find solubility, बस इतना क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इक्वेशन आपको नॉर्मली वो गिवन करते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स आपके मतलब चैप्टर में डिस्कस किए हुए ना, तो वो आपने जो है ना थोड़ा सा याद रखने भाई, जरा इस चीज़ को ख्याल में रखिएगा। ठीक है, इनकी इक्वेशंस आपने याद रखनी है, अगर इक्वेशन ना भी हो तो आप उसको निकाल सकें। तो आपके पास एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि आपसे कहा जा रहा है कि लेड आयोडाइड है, उसका जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है यानी जो उसका KSP है, वो KSP आपको दिया हुआ है 1 एक्सपोनेंट -9 मोल क्यूब पर DM9 और उसका मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 461 AMU और आपसे कहा जा रहा है कि आप उसकी यहाँ पे सॉलिबिलिटी जो है वो फाइंड करें। अच्छा, अब आप उसकी सॉलिबिलिटी जब फाइंड करेंगे तो वो किस तरीके से फाइंड होगा, हम उस पर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे बनाएंगे इसका डाटा, जो चीज़ें गिवन है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ डाटा में मेंशन करेंगे। सही है, तो सबसे पहले जो हम इसका बनाएंगे डाटा, तो ज़रा डाटा बनाते हैं, उसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। आपको KSP दिया हुआ है लेड आयोडाइड का 1 एक्सपोनेंट -9 मोल क्यूब पर DM9, तो हमने डाटा में उसको मेंशन किया सबसे पहले कि KSP ऑफ लेड आयोडाइड इज 1 एक्सपोनेंट -9 मोल क्यूब पर DM9। हमें इसका जो है वो KSP जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सही है, और हमें इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 461 AMU, तो मॉलिक्यूलर मास जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 461 AMU, और जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो आपने इसकी सॉलिबिलिटी फाइंड करनी है लेड आयोडाइड की, कि इसकी सॉलिबिलिटी कितने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर होगी। तो बात सिंपल सी कहने की है कि जो हमने लास्ट टाइम केस किया था बच्चों, ये उसका बिल्कुल यहाँ पर रिवर्स केस है, कि जिसमें आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है और आपको सॉलिबिलिटी जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ हो, सॉलिबिलिटी फाइंड करनी हो, तो समझ जाएं कि भाई ये KSP के न्यूमेरिकल्स का केस 2 है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, अब इस पे हम वर्किंग कैसे करेंगे उसको देखने भाई। 3 स्टेप्स वर्किंग है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। जो फर्स्ट स्टेप इसकी वर्किंग का होगा, वो फर्स्ट स्टेप इस तरीके से है
कि आपको जो रिएक्शन क्वेश्चन में आपको रिएक्शन की इक्वेशन दी जाएगी, फिलहाल तो मैं खुद ही करवाऊँ इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एक्चुअल क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा तो उसमें जो है वो आपको रिएक्शन की जो है वो इक्वेशन यहाँ पे दी जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका जो है वो यहाँ पर यही होगा कि रिएक्शन की इक्वेशन जो है वो आपको दी जा रही होगी। तो अब उसमें कैसे वर्कआउट करेंगे देखें। भाई ग्रीन तो नहीं हुआ, बताना जरा, मैंने स्क्रीन हिलाई है। हसनैन सही आ रहा है, शुक्र है, वरना ये आज जो ना आज उसने सोच लिया कि नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी भी ठीक है? सही है, चलें, शुक्र शुक्र, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे डर था यार ये गड़बड़ ना हो जाए दोबारा। आया, चलें जी। तो यहाँ पर देखें स्टेप बाय स्टेप काम होगा बेटा। पहला स्टेप जो यहाँ पर है वो यही है कि आपने रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है और उसको लिखते हुए आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड जनरल रिलेशंस जो है वो यहाँ पे बनाने हैं। पहले स्टेप में आपने काम इतना करना है, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ था कि आप रिएक्शन की इक्वेशन लेंगे यूजिंग बैलेंस इक्वेशन और उसमें आप स्टैंडर्ड एंड जनरल रिलेशन बनाएंगे। ठीक है जी। तो जरा हम बैलेंस इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन आपको गिवन की जाएगी, लेकिन टेक्स्ट बुक की इक्वेशन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं लेड आयोडाइड की इक्वेशन बनाऊं तो वो ये बनेगी कि आपके पास लेड आयोडाइड होता है PbI2। जब ये लेड आयोडाइड आयोनाइज होता है तो आयोनाइज होने पर ये बनाता है यहाँ पे लेड आइंस और उसके साथ जो है वो यहाँ पे बनाता है आयोडाइड आइंस। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो आयनाइज होगा और ये इसकी जो है यहाँ पर आप चेक करें कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन इसकी जो यहाँ पे मेंशन की हुई है लेड आयोडाइड की। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में जो हमारे पास काम, स्टेप नंबर 1 में सॉरी, अगली जो काम इसके अंदर करना है वो ये करना है कि आपने दो तरह के रिलेशंस यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, कौन से दो रिलेशंस बनाने हैं वो मैंने ऊपर मेंशन किया कि आपने एक बनाना है स्टैंडर्ड रिलेशन, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपने बनाना है यहाँ पे जनरल रिलेशन। जस्ट ये दो रिलेशंस हैं वो आपने यहाँ पे बनाना है। अच्छा, अब ये बनेंगे कैसे? सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रिलेशन बनाएंगे। केसी के न्यूमेरिकल्स में स्टैंडर्ड रिलेशन बनाने का जो तरीका सिखाया गया था आप उसी तरीके से यहाँ पर स्टैंडर्ड रिलेशन बनाएंगे। अब तरीका क्या था कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट है आप उसको उसके नीचे लिख दें स्टैंडर्ड रिलेशन। अब लेड आयोडाइड का कोफिशिएंट है 1, आपने उसको नीचे उसका लिख दिया भाई कि इसका कोफिशिएंट है यहाँ पे 1। लेड आयन का कोफिशिएंट है 1, आपने उसके नीचे लिख दिया भाई 1। आयोडाइड आयन का कोफिशिएंट है 2, तो आपने उसके नीचे लिख दिया 2। यानी जो भी इसका कोफिशिएंट आ रहा है वो कोफिशिएंट आपने उसके नीचे वहां पे लिख दिया, तो ये इसका बन जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड रिलेशन। तो पहला काम आपका ये कि आपने स्टैंडर्डाइज रिलेशन बनाना है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट है उसको उसके नीचे एज इट इज लिखना है और स्टैंडर्ड रिलेशन जो है वो यहाँ पे बनेगा। उसके बाद अगला काम इसी स्टेप के अंदर ये होगा कि इस स्टैंडर्ड रिलेशन को आपने जनरलाइज करना है, यानी इस स्टैंडर्ड रिलेशन को आपने यहाँ पे कन्वर्ट करना है जनरल रिलेशन में। अब स्टैंडर्ड रिलेशन को जनरल रिलेशन में कन्वर्ट करने का जो तरीकाकार है वो सिंपल तरीका ये है कि स्टैंडर्ड रिलेशन में जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं 1 1 2 या जो भी लिखा हुआ है आप उन नंबर्स को x से मल्टीप्लाई करें, तो x से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो उसका जनरलाइज रिलेशन जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो इसलिए x से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 को x से किया x, 1 को x से किया x और 2 को x से किया, तो जब 2 को x से किया तो आपके पास बन गया 2x। ये इसका यहाँ पे बन गया जनरलाइज रिलेशन। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद जब आप जनरल रिलेशन यहाँ पे बना देंगे तो जनरल रिलेशन बनाने के बाद ये जो प्रोडक्ट के अमाउंट्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे लेड आयन का आ रहा है x, ठीक है, और इसी तरीके से आयोडाइड आयन का जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 2x। तो ये जो प्रोडक्ट का अमाउंट है ना इसको हम यहाँ पे अलग से लिख देंगे। सही भाई? तो हमने ये काम करना, तो इसलिए इसको मैं अलग से बना देता हूँ। इसको जब मैं अलग से यहाँ पे लिखूंगा तो वो जस्ट इस तरह से लिखूंगा कि देयरफॉर जो लेड आयन है वो लेड आयन है यहाँ पर x, ठीक है, यानी कि इस अमाउंट को लिख रहा हूँ, ये वाला अमाउंट। वॉइस डबल हो रही है? अब देखो, अब डबल नहीं होगी, अब सिंगल होगी। आयोडाइड अमाउंट है, आयोडाइड अमाउंट जो आपके पास है
ये आवाज है आपके पास 2x। सही हो गया, ऐसे ही होगा भाई। तो ये आपने जो है इसको इस तरह से कर लिया। हसनैन वॉइस आ रही है ना सही? तो आपने जो है ना इसको इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेप नंबर 1 जो है ये यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 के एंड में यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक में आपने लेड का अमाउंट निकाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स, और दूसरे में आपने आयोडाइड का अमाउंट निकाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स जो कि 2x है। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आप जाएंगे। स्टेप नंबर 2 जो हमारे पास है वो स्टेप 2 हमारे पास ये है कि हमने KSP का एक्सप्रेशन यूज करते हुए x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हमने ये काम करना है कि KSP का एक्सप्रेशन यूज करते हुए हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये काम कैसे होगा? आप लोगों को KSP का एक्सप्रेशन बनाना सबको याद है, तो हम यहीं से काम स्टार्ट लेते हैं कि KSP का एक्सप्रेशन यूं बनता है कि KSP इज इक्वल टू जो फर्स्ट प्रोडक्ट है आप उसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दें यानी कि लेड आइंस, जो सेकंड प्रोडक्ट है आप उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख दें यानी कि आयोडाइड आइंस, और जो उसके कोफिशिएंट हैं आप उसको उसकी पावर में वहां पे लिख दें। तो आयोडाइड का कोफिशिएंट क्योंकि इक्वेशन के अंदर 2 आ रहा है तो इसलिए इसकी जो पावर होगी वो यहाँ पे 2 हो जाएगी। ये इस तरीके से जो है वो आपके पास बनेगा। तो ये आपके पास इसका KSP एक्सप्रेशन हो जाएगा, पुराना तरीका। इस एक्सप्रेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब KSP की वैल्यू जो आपको डाटा में दी हुई है, मैं डाटा आपको दिखाऊं तो उसमें KSP की वैल्यू दी हुई है 1 एक्सपोनेंट -9। तो आपने KSP की वैल्यू जो डाटा में दी हुई है वो वैल्यू आपने इस इक्वेशन की राइट साइड पे पुट कर दी, यानी 1 एक्सपोनेंट -9 आपने ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा, इज इक्वल टू लेड का अमाउंट जो है वो यहाँ पर है x। ठीक है, तो ये जो भी अमाउंट है आपने उसको यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इसी तरीके से आयोडाइड है, आयोडाइड का जो अमाउंट है वो है यहाँ पे 2x, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2x। अच्छा, क्योंकि आयोडाइड के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो आपने इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आप जस्ट मैथमेटिकल वर्क करेंगे। मैथमेटिकल वर्क यहाँ पे ये होगा कि 1 एक्सपोनेंट -9 वैसे के वैसे रहेगा, x वैसे के वैसे रहेगा, 2x पे स्क्वायर है तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? 1 एक्सपोनेंट -9 इज इक्वल टू इस x को ले जाके उस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ले जाके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर ये हो जाएगा x क्यूब के, तो आपके पास ये बन गया यहाँ पे 4x क्यूब। सही हो गया। उसके बाद इस 4 को लेफ्ट पे लाके डिवाइड करवा दें तो 1 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x क्यूब, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो x क्यूब जो है वो 1 एक्सपोनेंट -9 के बराबर है, यहाँ पर ये इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या होगा? 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 1 एक्सपोनेंट -9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट -10, ये आपके पास जो है वो x क्यूब की जो है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जी बिल्कुल फिजा, ऐसा ही है बेटा, थैंक यू बेटा। तो 2.5 एक्सपोनेंट -10 आपके पास ये x क्यूब आ जाएगा। अब ये x क्यूब आ गया, इस क्यूब को खत्म करना है तो इस क्यूब को खत्म करने के लिए आप दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे। एक होता है स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर पे एक की इस तरह से होती है, स्क्वायर रूट की होती है। एक होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या होता है कि इस तरह का की होती है और उसके ऊपर 3 लिखा हुआ होता है। नॉर्मली ये की स्क्वायर रूट के ऊपर होती है और ये शिफ्ट दबा के चलती है, तो ये क्यूब रूट की है। तो इंजीनियरिंग वालों ने तो इसको यूज किया हुआ होगा, मेडिकल वालों ने आई डोंट नो कि इसको यूज किया है कि नहीं किया, तो इसलिए अगर यूज नहीं किया तो उसको करें। तो मैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड पे क्यूब रूट लूंगा, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं दोनों साइड पे यहाँ पे क्यूब रूट लूंगा तो जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड में इस वैल्यू का क्यूब रूट हो जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट -10, और इसी तरीके से राइट साइड पे एक्स क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा। अच्छा, एक्स क्यूब का क्यूब रूट जब आप लेंगे, जी अक्सर बिल्कुल, वेरी गुड अक्सर, एक मिनट, जब क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे
और जब ये कैंसिल करेंगे तो राइट पे सिर्फ रह जाएगा x, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट पे जब आपने इसका क्यूब रूट लिया तो फिजा का आंसर आ रहा है 6.29 एक्सपोनेंट माइनस 4। ये आपके पास जो है वो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जिसका के यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। स्टेप नंबर 2 जो है वो इस जगह पर आके आपका कंप्लीट होगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये स्टेप नंबर 2 है, तो उसको जरा ध्यान में रखें कि ये इस तरीके से चलेगा, ये इसकी कहानी है। अगर किसी क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो आपने बिल्कुल बिल्कुल अक्सर एक्स जो है ना इन एक्चुअल ये एक्टिव मास है, आप एक्टिव मास कह लें या मोलैरिटी कह लें, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल यही बात है बेटा, वेरी गुड। तो अगर वो आपसे कहते हैं ना कि फाइंड सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अगर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड करने को कह रहे हैं तो आपने अपने आंसर को यहीं पे छोड़ देना है, 6.29 एक्सपोनेंट माइनस 4, अपने आंसर को यहीं पे छोड़ देना है। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में जो मैं करवा रहा हूं, इसमें ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में सॉल्युबिलिटी निकालने को बोली हुई है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में बोलेंगे आपको कि क्या करना है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में सॉल्युबिलिटी निकालने को कही हुई है, तो इसलिए आप स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन किस तरह से होगी, उसका तरीकेकार यानी उसका जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैंने ऊपर वहां पे डिस्कस किया हुआ था पीछे, तो उसी को यूज करते हुए हम यहाँ पे करेंगे। तो मैंने ऊपर जो फॉर्मूलास का डिस्कस किया हुआ है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में लाने का, वो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। जब आप x को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। तो इसलिए स्टेप नंबर 3 में जस्ट आपने ये फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 इस तरीके से आपके पास होगा कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। जब आप x को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे आपको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू x, x आप निकाल चुके हैं 6.29 एक्सपोनेंट माइनस 4। मॉलिक्यूलर मास डेटा में आपको दिया हुआ था ऊपर, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ था 461। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको इसकी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। तो इसलिए इसकी जब सॉल्युबिलिटी यहाँ से निकलेगी तो वो सॉल्युबिलिटी निकलेगी कितनी भाई, 0.29 0.28, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। फिजा फिजा आपका आंसर सबसे पहले आ गया था बेटा, मैंने पढ़ लिया था वो, एमन का आया, कुरैतुलैन का आया, ठीक हो गया बेटा। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.28 0.29 तकरीबन आपके पास इतना ही आंसर आएगा। और ये जो सॉल्युबिलिटी आपको मिलेगी, ये सॉल्युबिलिटी आपको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मिल रही होगी। ये इस तरीके से होगा, ये इस तरह के क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपने आपके पास आएंगे और उसको आपने टैकल करना है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना कि आपको जब इस तरह का आ जाए तो आप इस तरीके से जो है ना उसको सॉल्व करके जो है ये सारी कार्रवाई करेंगे, तो इसको इस तरह से आपने करना है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है ना सॉल्युबिलिटी के सेकंड केस की यहाँ पे कैलकुलेशन है, और इसको आपको टैकल करना आना चाहिए कि किस तरीके से होगा। बात समझ में आगे सबको क्या करना है? अब मैं अगर आपको शायद कौन से टेबल की बात कर रहे हैं सर, हम ये टेबल इस पैटर्न पे करेंगे, शायद कौन सा टेबल बेटा मुझे बताएं। अच्छा भाई, तो आपके पास भाई इस तरीके के क्वेश्चन है तो उसको आप लोग सारे के सारे जो है ना वो ट्राई लगाएंगे। हाँ पैटर्न तो यही रहेगा, पैटर्न इसी तरह का रहेगा, समझ गया मैं। नहीं नहीं, इसी पैटर्न पे करना है भाई, इसी पैटर्न पे करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है। इससे मैचिंग का क्वेश्चन ट्राई लगाएंगे आप लोग।
सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का टेबल याद नहीं करना शायद में, वैसे मैं आपको बताऊं टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनटीएस पेपर में आ रहा होता है उसका टेबल, लेकिन यहाँ पे इंटर बोर्ड में जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी उसको याद करने की, उसके बगैर ही आपका जो है ना वो सारा काम हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन निकालना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि उसको आप लोगों को ट्राई करने को दूं। आप लोग अगर घर से ट्राई करना चाहें तो घर से आप कर सकते हैं और देख लें क्या है। ज़रा एक मिनट रुकें। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन की शीट निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, मुझे ज़रा 2 मिनट दें। कहाँ गई इसकी शीट? इसके मैचिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं, उस पर मेरे ख्याल में आप ट्राई लगाएं तो मुनासिब होगा। जैसे पास पेपर में इससे मैचिंग के बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस इस तरीके के हैं। और ये पास पेपर में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ 1 मिनट ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये आपने जो ना वो घर से ट्राई लगाना है, ये क्वेश्चन है, चेक कर लें पढ़ने में आ रहे हैं ना। मनाना आपने मुझे होमवर्क नहीं दिखाया शायद पिछले उसका, और हसनैन आपने भी शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं चेक करना पड़ेगा व्हाट्सएप, शायद आपने भी पिछले उसका होमवर्क नहीं दिखाया केएसपी के केस 1 का, तो ज़रा उसको देख लें, वरना कुछ बच्चों ने तो सेम डे दिखा दिया था, शायद भाई वगैरह ने तो मेरे ख्याल में सेम डे दिखा दिया था होमवर्क। तो मनान तुम गंदे बच्चे बनते जा रहे हो टाइम गुजरने के साथ साथ, भाई होमवर्क करो यार। तो केएसपी के न्यूमेरिकल्स का बच्चों जो केस 2 है ना, उस केस 2 में इससे रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने काम करना है। इन तीनों में यही है कि आपको सॉलिबिलिटी फाइंड करनी है और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो दिया हुआ है। बस फर्क क्या है कि सॉलिबिलिटी अलग अलग कंडीशन में फाइंड करनी। जैसे आपसे इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई सॉलिबिलिटी आप फाइंड करें ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, इसमें कहा जा रहा है। इस वाले में कहा जा रहा है कि आप सॉलिबिलिटी फाइंड करें मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। इस वाले में कहा जा रहा है सॉलिबिलिटी फाइंड करें ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। तो इसलिए ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आपने सॉलिबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसी के लिहाज से आपने सोचना है कि आपने आंसर छोड़ना कहाँ पर है। ठीक है, अगर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड करना है तो ऑब्वियसली आपने तीनों के तीनों स्टेप्स जो है वो यहाँ पे करने हैं, और अगर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड करना है तो फिर उसका मामला जाहिर सी बात है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होगा। उस सूरत में आपने स्टेप नंबर 2 तक जो है ना वो छोड़ देना है। सही है, तो आप लोग एक काम करें, वो काम ये करें कि आप ये तीनों क्वेश्चंस अगर क्लास के बाद सॉल्व कर लें अभी, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा और ये बड़ा अच्छा लगेगा अगर ये आपसे हो पाए। तो मुझे बताएं कि ये हो जाएगा, यानी कि आप मुझे 4:30 बजे तक ये पूरा सॉल्व करके दे सकते हैं या नहीं? कुछ बच्चों का है सर, शाहिद भाई कह रहे हैं सर मेरे तो बाएं हाथ का खेल है सर, बच्चों का गेम है ये। वैसे ये नहीं बोल रहे, लेकिन वो बोल रहे हैं हाँ हो जाएगा। एमन भी ये बोल रही है, कुरातुलैन भी ये बोल रही है। अच्छा फिजा का क्वेश्चन है सर ये टेम्परेचर क्यों दिया हुआ है? टेम्परेचर आपको अगर कहीं पे भी दिया जाए तो टेम्परेचर का कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर आपको टेम्परेचर दिया जा रहा है तो उसको इग्नोर करके काम करें, क्योंकि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है इस वजह से। सही है, तो उसको इग्नोर करके काम करें। तो मीटिंग एंड हो रही है, मैं ये स्लाइड अभी आपको अपडेट कर रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करें, मतलब अपने पास चेक करें और उसको मुझे ट्राई करके इसका आंसर मुझे सेंड करें 4:30 बजे से पहले पहले। ठीक है, ये अभी अभी फ़ौरन फ़ौरन आपने करना है, तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ ये।
जी, केसी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, केएस पे भी डिपेंड करता है। तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसको आप मुझे सॉल्व करके दीजिए। मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप क्विकली देख लें, ठीक है।